लेक्चर है वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो क्लास 10 का जो ये चैप्टर चल रहा है, अभी हम पहुंचे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। आशा करता हूँ आपको पीछे वाला जो सारा चैप्टर है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज consist of a pair of ovaries, vagina, vaginal pore and fallopian tubes। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का यूँ दिखाई देगा आपको। एनसीईआरटी बुक के अंदर है आपके, अगर आप देखना चाहो तो उसमें से देख सकते हैं। Now these are fallopian tubes and these are ovaries। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। और ये ओवरी यहाँ से यूँ अटैच होंगे, तो ये हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम ओविडक्ट बोल देते हैं या फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं। ओविडक्ट बोल दो या फैलोपियन ट्यूब बोल दो, एक ही बात है। ये हमारी ओवरीज हो जाएंगी। ओवरीज एक है तो एक ओवरी, एंड दो है तो दोनों ओवरीज। ये यूटेरस एंड इंटरनल होगा, जो ये यूटेराइन कैविटी हो जाएगी जहाँ पे बेबी का वोम होगा। जो यहाँ पे ये स्मॉल पोर हमें ये दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सेरेविक्स। सेरेविक्स, जो ये स्मॉल पोर दिखाई दे रहा है बीच में, एंड दिस इज वेजाइना। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रोड्यूस करेगा एग को। अब एग को जो फॉर्मेशन होगा एग का, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कहाँ पर होगा? जो एग का फॉर्मेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहाँ पर होगा ओवरी के अंदर। दोनों तरफ किसी भी ओवरी के अंदर हो सकता है, और कोई भी ओवरी एग को रिलीज कर सकती है। तो एग है जो यहाँ से ओवरी के थ्रू ओविडक्ट मीन फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज हो जाता है। एग का साइज होता है वो स्पर्म से लार्ज होगा। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे ये रिलीज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो एग है वो नॉन मोटाइल है। एग नॉन मोटाइल होगा तो यहाँ पे पड़ा रहेगा। ठीक है, जब यहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी, स्पर्म यहाँ पे पहुंचेगा इसके पास, या इस तरफ वहां पे पहुंचेगा स्पर्म। देन एक प्रोसेस होगी जिसको हम बोलते थे, जो एग होगा वो लार्ज होगा, एंड देन जब इसके पास स्पर्म पहुंचेगा तो एक प्रोसेस होगी जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी उसके थ्रू धीरे धीरे यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन ये धीरे धीरे यहाँ से होता हुआ सेल्स के थ्रू यहाँ पे अटैच हो जाएगा, या इस तरफ अटैच हो जाएगा। तो यूटेराइन कैविटी के अंदर इसका जो नरिशमेंट है वो होगा, यूटेराइन कैविटी के अंदर ये अटैच हो जाएगा। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। ये तो हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी फीमेल के अंदर। तो इनका क्या फंक्शन है, किसी भी चीज़ का, जो यूटेरस है, वेजाइना है या ओवरी है, इनका फंक्शन क्या होगा जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर। जो ओवरी है ये एग की फॉर्मेशन तो करेंगी ही, फर्दर दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ सम हॉर्मोन्स। कुछ एक हॉर्मोन्स को भी रिलीज करती हैं, कुछ एक
हार्मोन, जैसे कि टेस्टिस थे, टेस्टिस मेल के केस में जो स्पर्म को रिलीज कर रहे थे, बट एक हार्मोन को रिलीज कर रहे थे, उस हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन था, जो रेस्पॉन्सिबल था चेंजेस के लिए इन मेल। ठीक है, तो वेरियस हार्मोन को ये क्रिएट करती है, जिसके अंदर से जो मेन हार्मोन है वो होंगे फीमेल के एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन होगा एक, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो सकता है। मेनली जो फीमेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन के अपोजिट अगर हमें लिखना है तो वो एस्ट्रोजन ही लिखेंगे, बिकॉज दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन गर्ल। ठीक है, किसी भी गर्ल के अंदर ये चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और चेंजेस क्या क्या होते हैं गर्ल के अंदर, वो मैं आपको इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको चेंजेस के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे ओवरी है, इस ओवरी के अंदर क्या होगा, 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स होंगे, 1000 ऑफ इमेच्योर एग। जब एक गर्ल का बोर्न होता है, जब गर्ल बोर्न होगी तो उसके अंदर 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं ओवरी के अंदर। अब वो एग धीरे धीरे स्टेज आती है, जब एग मैच्योर होने की स्टेज आएगी तो वो एग धीरे धीरे मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। एग मैच्योर होने के बाद इसके अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ से आने के बाद अगर एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन एग जा रहा है, तो वहां पे हम उसको बोल देते हैं मैच्योरेशन। उस प्रोसेस को हम बोल देंगे मैच्योरेशन। ठीक है, जो यूटेराइन कैविटी है सेरेविक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन हो रही है। ठीक है, यूटेराइन कैविटी सेरेविक्स के थ्रू वेजाइना के अंदर ओपन हो रही है, तो इसका मेन कॉज क्या होगा, जब एग की फॉर्मेशन होने लगती है तो इन वाली दीवारों के ऊपर ब्लीडिंग कोटिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लीडिंग कोटिंग, मैं थोड़ा सा इसको अलग से बना देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कोटिंग। तो ये दीवारों के ऊपर ब्लड कोटिंग हो जाएगी इन साइड वाल के ऊपर जब एग की फॉर्मेशन होगी। जब एग रिलीज होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, एग रिलीज होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है एग के अंदर, देन एग यहाँ से आउटसाइड चला जाता है थ्रू द वेजाइना, थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, तो आउटसाइड चला जाएगा। ये ब्लीडिंग कोटिंग क्यों हुई थी, फॉर द न्यूरिशमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी के लिए, बेबी के न्यूरिशमेंट के लिए ये कोटिंग हुई थी यहाँ पे, ताकि बेबी को एक अच्छा नरम स्थान जो है वो मिल सके, बेबी को कोई हार्म ना हो। तो इसके लिए ब्लीडिंग कोटिंग, यहाँ से प्लेसेंटा की जो अटैचमेंट होनी थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन ये वॉल्स क्या करेंगी, ये वॉल्स रप्चर हो जाएंगी, टूट जाएंगी, एंड द ब्लड कम आउट थ्रू द सर्विक्स एंड वेजाइना। वेजाइना के थ्रू जो ब्लड है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मैच्योरेशन साइकिल। तो ये मैच्योरेशन साइकिल 4 to 5 डे रहती है। ठीक है, विद पेन, पेन भी होगा, 4 to 5 डे मैच्योरेशन साइकिल रहेगी गर्ल के अंदर। एंड जो इसका टाइम पीरियड है वो आफ्टर 28 डेज के बाद आएगी। ठीक है, 28 डेज। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, तो भी आपने यही लिखना है कि जब ब्लीडिंग होगी उसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, या फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो उसको भी यही लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसका आंसर भी हमारे पास यही सेम होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कुछ एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उनके बारे में है। तो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। फॉर कैरिंग अ बेबी mean couples are married, after that
फैमिली प्रेशर रहेगा कि उनको बेबी हो, या फ्रेंड कहते हैं कि बेबी हो। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेबी के लिए सबसे पहले क्या चीज़ जरूरी होनी चाहिए कि बेबी के लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो एंड फिजिकली भी प्रिपेयर हो। फिजिकली भी प्रिपेयर, ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली। मीन मेंटल तौर पे उनका जो ब्रेन है वो रेडी हो, ब्रेन रेडी हो, एंड जो बॉडी है वो भी फॉर द ब्रिंग अप अ चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन के लिए रेडी। अगर ऐसा दोनों केसेस में नहीं होता तो बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, जिसके कारण बहुत सारे डिजीज होने की संभावना रहती है, या मेंटली स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं कई बार। सो मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सारे डिजीज हैं जिनकी हम बात करेंगे, जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक दूसरे को भी हो सकते हैं। 9th के अंदर हमने एक टॉपिक की बात की थी जिसका नाम था कम्युनिकेबल डिजीज। 9th में तो आपने पढ़ा ही होगा कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसे डिजीज जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन हो जाते हैं, ऐसे डिजीज जो एक अफेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो जाएंगे, उन डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोल देते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज में जो ऐसे डिजीज भी आएंगे जो सेक्सुअल कंटेंट से भी हो सकते हैं। अगर किसी के बीच में कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट है तो उनके थ्रू भी डिजीज हो सकते हैं। अगर बैक्टीरिया की हम बात करें, बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन से डिजीज ट्रांसफर हो सकते हैं, तो बैक्टीरिया के थ्रू 2 टाइप के डिजीज ट्रांसफर हो सकते हैं, गोनोरिया गोनोरिया डिजीज होगा। इस डिजीज में क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके आसपास के एरिया के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। एंड सेकंड होगा साइफिल्स, फंगस लाइक डिजीज है ये, ठीक है। तो बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाले डिजीज हैं ये, जो कांटेक्ट से भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक वायरल डिजीज है जो बहुत ही खतरनाक डिजीज होते हैं, जिनको हम HIV एड्स बोलते हैं। तो वो वाले डिजीज होंगे हमारे वायरल डिजीज, HIV एड्स। तो ये वायरल डिजीज है, ये भी एक दूसरे के कांटेक्ट से फैल सकते हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, या कोई भी वुमन जो बेबी को कैरी करने के लिए भी रेडी नहीं है तो उसको रोकने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम अभी डिस्कस करते हैं इनके बारे में। इन डिजीज को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसके डिफर मेथड हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो थोड़ा ही रह गया फ्रेंड्स, तो हम इसको अभी कंप्लीट कर ही देंगे थोड़ी देर में। सो डिजीज को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इनको हम जान लेते हैं कि जो HIV एड्स है, ये जो वायरस है DNA के अंदर जो है घुस जाता है सेल के DNA में, जिसका निकलने का कोई चांस नहीं होता। तो ये DNA के साथ ही अगर हम इसका कोई इलाज ढूंढते हैं तो DNA किल होगा, जिसके साथ सेल किल होगी, जिसके साथ ह्यूमन की भी डेथ होगी, ह्यूमन डेथ भी संभव है।
तो इसका इलाज प्रॉपरली अभी तक कोई मिला नहीं है, तो इसको कंट्रोल करने के बहुत सारे पाथवेज हैं। तो ये जो डिजीज है, सारे डिजीज इनको हम मिला के क्या बोलते हैं, एसटीडीज, मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इन डिजीज को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उनसे हम जो प्रिवेंटिंग है, उनकी रोकथाम हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो कि हम जो अपना इलाज चल रहा है उसको टाइम टू टाइम रखें। मीन जो हमारी डॉक्टर की सलाह है उसको हम टाइम टू टाइम ही रखें। अपनी जो मेडिसिन्स है वो टाइम पे लें, मेडिसिन्स उसको हम प्रॉपर वे में टाइम टू टाइम लें, डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, ठीक है। सेकंड, जो ये डिजीज है, मान लो कोई डिजीजेबल पर्सन है, अगर उसका सेक्सुअल कांटेक्ट मोर देन 2 या उसके पार्टनर के अलावा कहीं और भी है, तो इससे भी वो डिजीज फैलने के मोर चांसेस रहेंगे। तो इसके अंदर जो सेक्सुअल पार्टनर ओनली वन, ठीक है, एक ही सेक्सुअल पार्टनर होना चाहिए, ठीक है, फिक्स होना चाहिए सेक्सुअल पार्टनर। अगर सेक्सुअल पार्टनर भी चेंज होंगे तो वो डिजीज भी टाइप मीन कम्युनिकेबल टाइप डिजीज है, तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैलेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक मेथड है। तो थर्ड जो मेथड कहा गया है कि अगर हम इस डिजीज को क्या रोक सकते हैं, अगर हम कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज करें। कंट्रासेप्टिव मेथड से सिर्फ और सिर्फ हम प्रेगनेंसी को ही रोक सकते हैं, इससे हम डिजीज को नहीं रोक सकते, ठीक है। तो कंट्रासेप्टिव मेथड में कौन कौन से आएंगे, ये अब हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कंट्रासेप्टिव मेथड्स। कंट्रासेप्टिव मेथड्स, फर्स्टली जो मेथड है फिजिकली मेथड आ जाएंगे। फिजिकली मेथड आ जाएंगे। मैन है, मैन के अगर तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे फिजिकली मेथड की। जो फिजिकली मेथड होंगे वो कौन कौन से होंगे। फिजिकली मेथड मैन के अंदर अगर यूज होगा, मैन यूज कर सकता है कंडोम का, ठीक है। तो ये एक फिजिकली मेथड है जिसके थ्रू सेक्सुअल जो प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वही मेथड होंगे जिसके अंदर प्रेगनेंसी को रोका जा सके, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होगा, जो सीमेन है या ह्यूमन स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाएंगे फीमेल के अंदर, जिसके थ्रू प्रेगनेंसी रुक सकती है। सेकंड, अगर फीमेल के अंदर या तो फीमेल कॉन्डोम या फिर इसके अलावा कॉपर टी का यूज कर सकते हैं। तो इनके थ्रू हम डिजीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते, मैंने पहले बताया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है, इफ अ फीमेल यूजिंग कॉपर टी देन कैन सी प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इससे हम किसी भी डिजीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते, दे आर ओनली फॉर प्रेगनेंसी कंट्रोलर, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो ये कुछ फिजिकली थे। केमिकली की अगर हम बात करें, केमिकल मेथड में आ जाएंगी कुछ पिल्स जिनको यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ फीमेल द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो पिल्स के अंदर कौन कौन से आ जाएंगी, मालाडी पिल्स या सहेली। ये 2 टाइप की पिल्स है जिनका नाम हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है।
ठीक है, मालाडी एंड सहेली, 2 टाइप पिल्स विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये पिल्स क्या करती हैं, जो वॉल्स हैं, वॉर्म की वॉल्स होंगी, ये इनसाइड वॉल्स होती हैं जिनके ऊपर ब्लड क्लॉटिंग होनी स्टार्ट होती है, इनको थोड़ा सा शाइनी एंड स्मूथ बना देती है। तो शाइनी हो गया, ये थोड़ा चिकना हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके ऊपर जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है वो चिपक नहीं पाता, इसके ऊपर फिक्स नहीं हो पाता वो जाइगोट, तो यहाँ से फिसल कर इस तरफ बाहर की तरफ आ जाता है, जिसके थ्रू प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। सर्जिकल मेथड थर्ड में आ जाएगा, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के अंदर 2 टाइप की प्रोसेस होगी, जिसको हम अलग अलग नाम देंगे। फर्स्ट के अंदर आ जाएगा वैक्सटोमी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि जो वास डिफरेंस है वो स्पर्म को लाने में हेल्प करती है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू होते हुए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इसके अंदर जो वास डिफरेंस है, यहाँ से वास डिफरेंस जा रही है, इस वास डिफरेंस को कट कर देते हैं ताकि स्पर्म ना जा पाए टेस्टिस से आगे, तो कट करके उनको बांध देते हैं वास डिफरेंस को। ये ओनली मेल के अंदर होगी, तो इसको हम बोलते हैं वैक्सटोमी, ठीक है। एंड फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा, इसके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है फीमेल की, उनको कट करके बाइंड कर देते हैं ताकि यहाँ से एग ना आ पाए। अगर सिर्फ स्पर्म जा रहे हैं, एग नहीं आ रहा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जिसके थ्रू क्या होगा, प्रिवेंट रहेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चलता रहेगा, ठीक है, प्रिवेंट रहेगी प्रेगनेंसी। अगर इसके अंदर हो गया तो इससे स्पर्म नहीं जा पाएंगे, ओनली एग आएंगे, एग ही आएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रहेगा, मीन प्रिवेंट रहेगी प्रेगनेंसी। तो ये कुछ एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थी। इसके अलावा एक टॉपिक रह गया हमारा कि जो फीमेल के अंदर प्लेसेंटा होगा वो क्या है एंड उसका क्या वर्क होगा प्लेसेंटा का। अब प्लेसेंटा कब बनेगा फीमेल में, व्हेन जाइगोट, जब जाइगोट आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो जाइगोट धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, ठीक है। जाइगोट यूं धीरे धीरे जब ग्रो करने लगता है तो यहाँ से एक अटैचमेंट बन जाती है, इस अटैचमेंट को बोलते हैं प्लेसेंटा। इस अटैचमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा, ठीक है। ये प्लेसेंटा क्या काम करता है, मदर से न्यूरिशमेंट बेबी को देगा, जो ये बेबी यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, मदर से न्यूरिशमेंट बेबी को देगा। फर्स्ट आ जाएगा कि ये न्यूरिशमेंट में हेल्प करेगा, न्यूरिशमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली जो बेबी का वेस्ट होगा वो भी प्लेसेंटा के थ्रू इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। बेबी से वेस्ट का भी इकट्ठा होना और मदर से न्यूरिशमेंट को बेबी को देना, ठीक है। 2 काम होंगे प्लेसेंटा के एंड अटैचमेंट बेबी के ग्रोथ के लिए। जो मदर से बेबी के ग्रोथ के लिए एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही हैं वो भी यहाँ पे ही आएंगी थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा के थ्रू जो वर्क है ये सारे के सारे प्लेसेंटा के थ्रू ही होंगे। जो न्यूरिशमेंट है, एंटीबॉडीज का आना, या फिर जो वेस्ट है बेबी का वो भी इसके अंदर ही इकट्ठा होगा प्लेसेंटा के अंदर। तो ये कुछ एक प्रोसेस है प्लेसेंटा की। तो ये प्लेसेंटा के वक्त थी। इसके ऊपर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड, तो आप इसके लिए प्रिपेयर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे।